नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बांग्लादेश में तख्ता पलट को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। वहां उपद्रव अभी जारी है और जो आंदोलनकारी हैं वो सैन्य शासन या उसके नियंत्रण वाली सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो ताजा खबरें निकल कर आई हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के देश छोड़ देने इस्तीफा देने के बाद से अब तक 100 और जाने जा चुकी हैं और अस्थिरता वहां बरकरार है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो संसद है उसे भंग कर दिया गया और साथ साथ जो चीन और पाकिस्तान की बड़ी सरपरस्त रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई के आदेश भी हो गए हैं। और उधर पाकिस्तान बेहद बेहद खुश है। इधर इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। वे भारत में रहने वाली हैं या किसी और देश की शरण लेंगी ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ जो चल रहा है इस सबके बीच भारतीय विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में वक्तव्य दिए हैं और उन्होंने मंगलवार को जो वक्तव्य दिए हैं उसमें कहा है कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत की नजर है, वो अलर्ट मोड पर है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हर स्थिति से निपटने के लिए भारत तैयार है। कुल मिलाकर जो भारत है उसकी स्थिति फिलहाल वेट एंड वॉच की मुद्रा वाली है और जो कुछ सब चल रहा है 4 PM इस घड़ी में जो भारत सरकार है देश है उसके कदमों के साथ है। और जो बार बार कहा जाता है कि ऐसे विषयों पर न तो राजनीति हो सकती है और ना ही होना चाहिए, हम भी उसके पक्षधर हैं। ये जो विदेश मंत्री का बयान आया है वक्तव्य आया है सदन के दोनों दोनों सदनों में, तो उसके बाद और खासकर कुछ जो मीडिया में रिपोर्ट छपी हैं इंटेलिजेंस के हवाले से, तो वो सब खासकर एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो संकेत दे रही कुछ चूक, रणनीतिक चूक कह लीजिए, कूटनीतिक चूक कह लीजिए, बांग्लादेश में जो कुछ हालात उपजे स्थिति बनी उसे लेकर हुई है भारत से, ये निकल कर आया है। तो ये जो स्थिति है इस पर और जो अधिनायकवाद की एक बात आई है था कि अधिनायकवाद का खामियाजा जो शेख हसीना है उन्हें भोगना पड़ा है, वहां से भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो जो ओवरऑल स्थिति है, घटनाक्रम पूरा का पूरा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए जो सवालात उपजे हुए हैं इस पर कुछ जवाब खोजने के लिए चलेंगे हमारी जो नियमित 6 बजे की डिबेट होती है इसमें एक खास पैनल के पास। खास पैनल को हम जोड़ेंगे और जुड़ा है हमारे साथ खास पैनल। हमारे जो आज के खास पैनल हैं उसमें सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला साहब हैं, सुधीर सक्सेना जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनोरमा जी हैं, मीनू जैन जी हैं और भी हमारे साथ अभी पैनलिस्ट जुड़ेंगे। ये सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनको हमारा जो 4 PM का दर्शक है भिज्ञ है, जानता है, दीर्घ अनुभव आप लोग रखते हैं, खरा खरा बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। मैं सभी का पुनः स्वागत करूंगा और शुरुआत में करूंगा सुनील शुक्ला सर से शुरुआत करना चाहूंगा। सर, आपने देखा होगा एस जयशंकर जी के जो वक्तव्य हैं सदन दोनों सदनों में आए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने वक्तव्य दिए हैं और इसके साथ साथ जो कुछ इंटेलिजेंस के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी छपी हैं अलग अलग अखबारों में, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं। जो ओवरऑल स्थिति है से बहुत सारे सवाल उपज रहे हैं। क्या कहिएगा कंप्लीटली जो स्थितियां हैं उस पर पहली प्रतिक्रिया सुनील सर आपकी। धन्यवाद संजीव जी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह भारत के लिए एक चुनौती है और भारत के हित में नहीं है। बांग्लादेश के साथ भारत का पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही शानदार है। लोगों की आवाजाही एक दूसरे में पढ़ने पढ़ाने का, व्यापार का के लिए बड़े पैमाने पर होता है। बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी वहां आज भी पढ़ रहे हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में। व्यापार भी बांग्लादेश के साथ भारत का उन गिने चुने देशों में बांग्लादेश शामिल है जहां भारत का व्यापार सकारात्मक है, मतलब लाभ का व्यापार है। भारत निर्यात ज्यादा करता है, आयात कम करता है
और ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के जिसकी निर्भरता बांग्लादेश की भारत के ऊपर है। भारत और बांग्लादेश के इस अच्छे रिश्ते का ये परिणाम हुआ कि वे पूर्वोत्तर के राज्यों में जो उग्रवादी संगठन काम कर रहे थे उनको लगाम लगी। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के जो लंबा विवाद था उसका समाधान हुआ। सुंदरबन के इलाके में जो अमानवीय जीवन जीने वाले इलाके थे उनका बेहतर तरीके से और प्रभावशाली तरीके से समाधान हो गया। ये एक बेगम हसीना के रहने के कारण और एक भारत समर्थक सरकार के होने के कारण एक इन तमाम समस्याओं का समाधान हो पाया। भारत बांग्लादेश में जो कुछ हुआ ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी सत्ता के लिए एक संदेश है। अगर आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, अगर आप अपने देश को लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला की कोशिश करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, सिविल सोसाइटी का दमन करने का प्रयास करेंगे, तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। वह चुनाव जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वह चुनाव जो निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होगा, उसमें लोगों की आस्था नहीं होगी। साथ ही साथ एक बड़ा आर्थिक संदेश है कि आपकी अर्थव्यवस्था का आकार कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, अगर उससे आम आदमी लाभान्वित नहीं है तो वह लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इकोनॉमिकल ग्रोथ अलग है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अलग है। इकोनॉमिकल ग्रोथ में संभव है कि कुछ लोगों के हिस्से में पूंजी आ जाए, कुछ इलाकों में आप बढ़त बना लें, लेकिन उससे रोजगार का सृजन नहीं होगा। और अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा तो लोगों में क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी। क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आम आदमी उस बढ़ते हुए आर्थिक आकार का लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। तो वह आंकड़े भले ही आप आंकड़ेबाजी से एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य उपस्थित कर दें, लेकिन लोगों को चीज वो अपील नहीं करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश एक दुनिया के पैमाने पर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तमाम देशों की तुलना में, जिसमें हम आप भी शामिल हैं, प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बांग्लादेश हमसे आपसे बेहतर की स्थिति में है। उत्पाद वहां बहुत बेहतर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां बहुत अच्छा काम कर रहा है। कई ऐसे उत्पाद हैं जो दुनिया के विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, खासतौर से कॉटन, जो टेक्सटाइल सेक्टर है। अपने सीमावर्ती और पूर्वोत्तर के राज्यों में बांग्लादेश के बने हुए ढेर सारे पेय मैंने खुद देखे हैं और मैंने उनका उपयोग किया हुआ, बिकते पूरे बाजार में फटे पड़े हैं। तो बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर किया, लेकिन उससे आम आदमी को फायदा नहीं हुआ और बेरोजगारी जैसे अहम मसले का कोई समाधान होता हुआ नहीं दिखा। तीसरी चीज कि अगर जनता में किसी बात को लेकर के आक्रोश है, उस आक्रोश का समाधान आपको तत्काल खोजना पड़ेगा, उसको आप दबा नहीं सकते। उसको अगर आप दबाने की या अनदेखी करने की कोशिश करेंगे तो एक मांग को लेकर के, आरक्षण के विवादास्पद निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर के शोभा आंदोलन सरकार बदलने की सीमा तक जा सकता है। यह ऐसा आंदोलन नहीं था जिसमें सरकार अगर चाहती, उसके अंदर इच्छा शक्ति होती या उसको जनता के नब्ज समझने की क्षमता होती तो ये हालात नहीं पैदा होते। अगर आप आंदोलनकारियों को रजाकार कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वहां के विद्यार्थी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस आंदोलन को, बांग्लादेश के इस आंदोलन को पाकिस्तान या चीन या इनके और उनके हस्तक्षेप या उनके द्वारा सृजित आंदोलन की संज्ञा दी जाए, या वहां के आंदोलनकारियों को की क्षमता को या आंदोलन की विशालता को छोटा करना है। यह पूरा का पूरा आंदोलन छात्रों के एक संगठन ने शुरू किया, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी उसमें शामिल हुए, स्वतः स्फूर्त संगठन उसमें शामिल हुए, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को चलाया और इसमें किसी राजनीतिक दल को भी उन्होंने शामिल नहीं होने दिया। और आज यही वजह है कि जो अंतरिम सरकार बनने की बात सेना के द्वारा की जा रही है, उस अंतरिम सरकार में वहां के विद्यार्थी नेता या आंदोलनकारी बीएनपी या जमात जैसी पार्टियों की भागीदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह दक्षिणपंथियों को, अतिवादियों को, उग्रवादियों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
वह किसी भी ऐसे तत्व को स्वीकार करने के लिए या शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिनका लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते, जो फंडामेंटल तरीके से सोचते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि यह किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी व्यवस्था, किसी भी सत्ता शासन के लिए एक संदेश है कि वह जनता की भावनाओं को समझे, सिविल सोसाइटी को महत्व दे और विपक्ष को भी उतना ही सम्मान दे जितना वह अपने आप को सम्मान देने के लिए तत्पर रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो सर ने कहा, बहुत सारी चीजें तो क्लियर की। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बहुत सारी चीजें आज हमने देखा, वक्तव्य जो आया है विदेश मंत्री द्वारा जो दिया गया है, उसमें बहुत स्पष्ट होता है कि बहुत सारी चीजों का इल्म था, जून से सब चल रहा था, उसके पहले की सारी चीजें मालूम थी, और भी तमाम चीजें निकली हैं जो इंटेलिजेंस की ओर से निकली हैं। फिर जो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि उनका पूरा का पूरा जो कौशल है वो कहाँ खोया हुआ था, वो कहाँ चूक कर गया। और भी मामले ऐसे हुए हैं भी देश में हाल में कि उसके बाद उनपे और भी इस तरीके के ब्लेम्स हुए हैं। तो क्या इस पे कहिएगा, क्या जो चूक रणनीति की जो बात होती है, या कुछ कहीं जो कहीं कह लीजिए कि कूटनीतिक जो और कौशल आपको दिखाना चाहिए था, इन सब पर आपकी राय? सुधीर सर, अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। जी, आवाज आई अब? जी हाँ। आवाज आ रही है जी। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद संजीव जी। अभी सुनील जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दायरे से कई ऐसी चीजें छूट गई जो इस घटनाक्रम के संदर्भ में मायने रखती हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत प्राचीन काल से बहुत गहरे हैं, और विश्व के मानचित्र पर बांग्लादेश के उभरने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भारतवर्ष की रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने और मुख्य वाहिनी को जिस तरीके से सहयोग दिया गया, लेकिन पिछले लगातार जो घटनाएं घटती रही हैं वहां पर, और जिस तरीके से 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के लिए और बनने के बाद शेख हसीना वाजिद ने वहां जो निर्णय लिए, जो उनका आचरण रहा, जो उनका सलीका और सलूक रहा, वो अनेक महत्वपूर्ण चीजों की ओर संकेत करता है। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने, और कहा जाता है क्या, ये इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि उन्होंने अपने राजनीतिक बैरियों या विरोधियों को लगातार प्रताड़ित या उत्पीड़ित किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को पहले गिरफ्तार किया, बाद में उनको नजरबंद किया। उन्होंने आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिस पर उन ताकतों को एकजुट होकर आंदोलन छेड़ने का मौका मिल गया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके लिए उनको तमाम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेना चाहिए था। भारत के लिए निस्संदेह ये कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है। बहुत सारे लोग इस बात पर प्रसन्न हो रहे हैं या उनकी बातें खिली हुई हैं कि खालिदा ये बेगम के जाने के बाद वहां पर लोकतंत्र की वापसी होगी और चीजें पटरी पर आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको कुछ घटनाओं की याद दिलाना चाहूंगा। आप सन 80 के दशक को याद करें। ईरान में रजा शाह पहलवी के खिलाफ इस्लामी क्रांति हुई थी। तब राजतंत्र के खात्मे पर कई लोगों ने जश्न मनाया था और बहुत खुशी का इजहार किया था। लेकिन पिछले 40-45 साल में जो ईरान की गति है, जो उसकी दशा है, जो उसकी दिशा है, और जिस तरीके से वहां पर स्वातंत्र कामी शक्तियों का, जिस तरह से महिलाओं का, जिस तरह से छात्रों का, जिस तरह से प्रगतिशील तत्वों का उत्पीड़न हो रहा है, वो हम सबके सामने है। तो राजशाही की विदा के बाद इस्लामी क्रांति का स्वागत करना एक ऐसा एक सबक रहा है जो हमको कई दिशाओं में सोचने को बाध्य करता है। इसी तरह छात्रों के आंदोलन से किसी भी राजनेता की विदाई कोई नई घटना नहीं है। इंडोनेशिया में सुकर्णो जैसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता को विदा होना पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफे के बाद अब किन हाथों में ताकतें केंद्रित हो गई हैं। आज बांग्लादेश अनिश्चितता, अराजकता और हिंसा की चपेट में है। वो एक ऐसे बोगदे में है जहां पर हमको रोशनी का कोई सिरा दिखाई नहीं देता है। खुदा ना खास्ता कल हो या ना हो, लेकिन आज की तारीख में वहां पर सेना के हाथों में कमान है
और वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं वकार उज्जमानी, ऐसे कुछ नाम है जमान, उनके हाथों में, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। सेना के हाथों में या सेना की दाढ़ से सत्ता का खून लगने के बाद विभिन्न देशों का उदाहरण हमारे सामने है कि सेना एक बार उसके हाथों में प्रत्यक्ष या परोक्ष सत्ता आ जाती तो आसानी से सत्ता छोड़ती नहीं है। बांग्लादेश में छात्रों ने एक अधिनायकवादी नेता को पद छोड़ने को तो बाध्य किया, लेकिन उसका आचरण आप देखें तो ऐसा है जो हमें कई चीजों को सोचने को बाध्य करता है। बांग्लादेश की मुक्ति का श्रेय शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन को जाता है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को ध्वस्त करना, उनके धानमंडी स्थित घर को तबाह करना, वहां पर जो आजादी का स्मारक या संग्रहालय था उसको नष्ट करना, वहां के गण भवन यानी संसद में घुस जाना और वहां तोड़फोड़ करना, अराजकता उत्पन्न करना, मंदिरों पर और इतर धर्मावलंबियों के पूजा घरों पर हमला करना, ये सब ये दर्शाता है। और इस पर काबू पाने के लिए अभी तक वहां पर सेना ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। यही वो संदर्भ है जो इस बात को सोचने को बाध्य करता है कि कहीं इस आंदोलन के पीछे, हालांकि ये आंदोलन स्वयं स्फूर्त था, लेकिन इसका नेतृत्व किन हाथों में है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कोई सर्वमान्य नेता या कोई समिति या कोई संगठन अभी तक आगे नहीं आया है जिससे सरकार बात करे और पूछे कि आपकी मंशा क्या है या आपकी नीयत क्या है। ये सारे तत्व जो हैं इस बात को सोचने को बाध्य करते हैं। और चीन और पाकिस्तान की जिस तरीके से बांग्लादेश में रुचि है, आप सबसे पहले श्रीलंका को याद करें, आप उसके बाद मालदीव को याद करें, आप उसके बाद पाकिस्तान के घटनाक्रम को देखें, उसके बाद नेपाल में प्रचंड की जगह ओली के सत्तारूढ़ होने की घटना को देखें, तो जिस तरीके से भारत के चारों ओर चीन नाकेबंदी कर रहा है या घेराबंदी कर रहा है, उसकी सबसे ताजा कड़ी बांग्लादेश हो सकता है कि हो। मुमकिन है कि ऐसा ना हो और ये बहुत सुखद होगा कि वहां लोकतंत्र की बहाली होती है, लेकिन एक खतरा, एक बड़ा विराट यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हो गया है। ईरान में बनी सद्र जैसा सेक्युलर नेता पेरिस में जाकर निर्वासित जीवन जीता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ईरान में आज तक 40 साल के बाद भी लोकतंत्र लौट कर नहीं आया। अन्य अनेक देशों में देखिए, और सैनिक शासन, चाहे वो ईदी अमीन का हो, चाहे वो जिया का हो, चाहे वो पोल पोट का हो, कहीं भी सैनिक शासन लोकतंत्र से बेहतर नहीं होता है तो यह बहुत सुखद होगा। और अगर बहाल नहीं होता है तो निश्चित ये मान के चलिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति और बखेड़ा नए सिरे से उत्पन्न होगा। और भारत के लिए जो ये कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है, जयशंकर ने बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है कि 10 वर्षों में ये पहला मौका है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो सर्वदलीय बैठक बुलाने का गेस्चर जो है अच्छा है। उसमें राहुल गांधी ने कुछ सवाल भी किए। उनका महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस घड़ी में सारे विपक्षी दल, विशेष तौर पर कांग्रेस, सरकार के साथ में है। जैसा कि आपने कहा कि 4 PM चैनल भी सरकार के साथ में है, लेकिन हम चाहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोकतंत्र की बहाली हो और बांग्लादेश को अराजकता, हिंसा और अनिश्चितता से मुक्ति मिले। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, अनिश्चितता से मुक्ति मिले, सभी की यही चाह है और सभी ये दुनिया यही चाहती कि इस तरीके से जो हो रहा है वो ना। मीनू जी, ये क्या हमारे जो भारत के लिए क्या कुछ संदेश इसमें छिपे हैं, क्या सबक लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप मीनू जी? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा। जी देखिए, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ इसमें बता दिया है कि जो हमारे लिए सबक है। सबसे पहले तो हमें अपने लोकतंत्र की अगर रक्षा करनी है तो वो सबसे पहला सबक आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात कहना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर जो छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं, वो चाहे भर्ती परीक्षा को लेकर हो, हमारे देश की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो भर्ती परीक्षा को लेकर हो, अग्निवीर को लेकर हो, या कोई छात्रवृत्ति घोटाले होते हैं, मतलब तरह तरह के जो आंदोलन जो नकल के बारे विरोध में होते रहते हैं, जो तरह तरह के आंदोलन इस देश में छात्रों के होते हैं, उनको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। और अगर ध्यान दिया भी जाता है तो पुलिस देती है उसकी तरफ ध्यान। उसमें आप छात्रों की पिटाई करते हैं, आप छात्रों को
टुकड़े टुकड़े गैंग की संज्ञा दे देते हैं। मतलब किसी को कुछ उनका नाम रखना, टूल किट बताना कि ये तो सोरोस से फंडेड है, ये तो चाइना से फंडेड है, तो कुछ भी करके आप निकाल देते हैं। ये देखिए कि आज जो बांग्लादेश में हुआ है वो आप ये जेपी आंदोलन वाली स्थिति है, लगभग आप सिमिलैरिटीज देखिए। जेपी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ ही छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। किसी स्कूल में हॉस्टल में एक मेस फीस बढ़ा दी गई थी, उसके विरोध में हुआ था। उन्होंने बाद में जेपी को इनवाइट किया और उसके बाद से वो बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी एसोसिएट हो गई उससे। सेम बिल्कुल यहाँ हुआ है बांग्लादेश में। छात्रों का आंदोलन आरक्षण के विरोध में, देखिए आरक्षण भी उनका दूसरी तरीके का है, जो मैं शायद दर्शकों ने सुना भी हो, पढ़ा भी हो। उनका आरक्षण हमारे वाले आरक्षण वाली स्थिति नहीं है, उनकी आरक्षण दूसरी स्थिति है। उनके यहाँ स्वतंत्रता सेनानी जो लड़े वहां पे बांग्लादेश बनाने के लिए, उनके परिवारों के लिए है, उनके जो आश्रित हैं उनके लिए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो भी तय सरकार करती है उसमें, वो भी था। हाँ, मतलब वो अवामी लीग के ही, डेफिनेटली अवामी लीग के ही होंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो उस वजह से अवामी लीग छाई हुई है पूरे तंत्र के ऊपर, सब जगह अवामी लीग के लोग बैठे हुए हैं। तो हिंसा जो हो रही है उन्हीं के खिलाफ हो रही है। तो एक ये चीज थी। तो वो जो आरक्षण के लिए शुरू हुआ आंदोलन, और उस आंदोलन के खत्म होते ना होते छात्रों की मौत भी हो गई, होते ना होते सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया कि 58% से 7% पे आ जाए। तो वहां पे खत्म हो जाना चाहिए था छात्रों का आंदोलन, क्योंकि उनकी जो मुख्य डिमांड थी वो मीट आउट हो गई थी, वो पूरी हो गई थी। लेकिन क्यों चलता रहा आंदोलन? क्योंकि उसमें राजनीतिक दल कूद पड़े, जिसमें कि आप जमात इस्लामी देख लीजिए, सांप्रदायिक संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसमें बीएनपी है, मतलब सबके इसमें इतनी सारे लोग इस टाइम, ये जो कहते हैं ना कि एक इतनी सारी एक बारात बनी हुई है शिव की, जिसमें तरह तरह के लोग हैं जिनके अलग अलग स्वार्थ हैं। जो जमात इस्लामी है वो अपने स्वार्थ लिए बैठे हैं कि वो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट उभारने में हो रहे हैं कि आउट इंडिया, वहां पे भी शुरू हो गया है ये आंदोलन वहां पे। और ये अपनी ये जो अगरतला और कैलकाटा के बीच में जो दूरी है, जो बहुत पहले 30-32 घंटे लगते थे, घूम के आना पड़ता था पूरा, तो उसका एक लिंक है वाया बांग्लादेश जाती है वो रेलवे लाइन, अगरतला से होके ढाका से बांग्लादेश। तो उसने मतलब बहुत कम कर दी है दूरी, तो उसकी पटड़ियां उखाड़ रहे हैं। आप ये देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है कि ये इंडिया के का कनेक्शन जोड़ रही है आपस में दो राज्यों का, इसलिए इसको उखाड़ो। तो आप भी मतलब कहाँ आपकी मिसहैंडलिंग ने ये स्थिति कहाँ पहुंचा दी? आप जो है आपने, क्योंकि आप देखिए जो भी चीज एंटी इंडिया मानी जा रही है, नंबर एक तो क्योंकि जिस वक्त शेख हसीना ने जो ये इलेक्शन किए उसमें ऑपोजिशन का बायकॉट था, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार सपोर्ट कर रही थी उन इलेक्शंस को। आपने देखा होगा इनका जो आईटी सिस्टम है वो लगातार उसके सपोर्ट में लिखे जा रहा था, उन इलेक्शंस के सपोर्ट में। उसके बाद अब शेख हसीना आई है तो इंडिया में है अभी, और अभी ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि वो जा पाएंगी या से नहीं जा पाएंगी, क्योंकि लंदन से मना आ गई है ब्रिटेन की। तो अभी पता नहीं कब तक, तो जब तक ये शेख हसीना यहाँ तक रहेंगी, आप देख लीजिएगा वहाँ भारतीयों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर हमले होते रहेंगे, और वो हो भी रहे हैं। जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि भाई हालांकि छात्र वहां डिफेंड कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं हिंदू मंदिरों को, घरों को, और अपील की है उन्होंने कि भाई ये माइनॉरिटीज पे हमले ना किए जाएं, लेकिन जारी है। क्यों? क्योंकि उसमें जमात इस्लामी भी कूदा हुआ है। जमात इस्लामी क्यों इसमें इंटेंसिफाई कर रहा है? क्योंकि आईएसआई का सपोर्ट है उनको, और जो जैसे कि तस्वीरें उभर के आ रही है, जो एक सिनेरियो उभर रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें चाइना और आईएसआई मिलके इसमें उनकी मिली भगत नजर आती है, जो ये यहाँ पे पैन आउट हुई है सारी घटनाएं। तो उसमें मोदी जी के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि वो इसको अपनी जो विदेश नीति, जो डिप्लोमेसी है, उसको अपने लोकल वोटर्स को रिझाने में ना इस्तेमाल करें, जैसे अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिएगा, आप जो जितने भी भगवा चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर ही, मैं गोदी मीडिया की तो बात ही नहीं कर रही, उसमें उन्होंने हिंदू मंदिर, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं, और वो उनके लिए अचानक शेख हसीना उनके लिए बड़ी उनकी प्रिय हो गई है। भाई शेख हसीना भी तो मुस्लिम है, और ऐसी बीएनपी के लोग मुस्लिम है, ऐसे ही आपकी जमात इस्लामी मुस्लिम है। तो आपको मतलब एक तरह के मुस्लिम तो प्रिय है वहां पे, एक पार्टी के, और एक पार्टी के मुस्लिम, 2 पार्टियों 3 पार्टियों के मुस्लिमों से आप नफरत के बीच बो रहे हैं। तो ये कैसा मुस्लिम प्रेम है आपका?
भाई एशियन कॉन्टिनेंट में मैं ये कहती हूँ कि अरब को छोड़ दीजिए, आप अरबों को, चलिए नस्ल का मामला है, अलग नस्ल हो गई वो। जितने भी ये साउथ एशिया में जितने भी हम ये पर्टिकुलरली बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान तो सब एक है, कोई नस्ल का अलग है ही नहीं, एक ही नस्ल है सारी। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि बांग्लादेश के कुछ मुसलमान तो प्रिय हैं आपको नेता, और कुछ नेताओं को आप विलीफाई करेंगे, आप उनका डिमोनाइजेशन करेंगे, गाली दे रहे, उससे क्या उनका मकसद क्या है? क्योंकि हाँ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भड़काना है तो भड़का रहे हैं लगातार, लेकिन ये खतरे का सूचक है। जैसे अभी जयशंकर साहब ने भी अपने जो स्टेटमेंट उन्होंने लोग राज्यसभा का मैंने सुना है, उसमें वो देखिए उस स्टेटमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी सुन रही है, क्या क्या बोल रहे हैं वो, हमारी संसद में क्या बयान दिया जा रहा है इस स्थिति को लेकर। उसमें वो अपना सारे कि 19,000 हिंदू भारतीय हैं, ये नहीं कहा उन्होंने भारतीय हैं, वो हिंदू भारतीय की बात कर रहे हैं वहां पे। तो आपने साफ साफ बता दिया कि हाँ भाई भड़को, आप वो सेंटिमेंट को इग्नाइट कर रहे हैं, आप उनको हवा दे रहे हैं। तो ये चीज इनकी हैंडलिंग में थोड़ा सा, वही मैंने आपको बताया कि विदेश नीति के मामले में ये लोग जीरो हैं, और आपने जो शेख हसीना को जो उनका अनडेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड था उसको वो दिया बढ़ावा, और वही आज उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया। देखिए आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, बहुत बड़ा स्टेप है ये, क्योंकि एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस है, दुनिया देख रही है इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर, और उसमें से प्रधानमंत्री गायब है। ये कैसी ऑल पार्टी मीट हुई? विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं साहब और प्रधानमंत्री गायब है। उसमें से क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? इनके प्रधानमंत्री के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस मैटर की, और या प्रधानमंत्री क्या कहना चाहता है इस बारे में, या वो है ही नहीं वहां पे, वो सिरे से गायब है। लेकिन क्योंकि मोदी जी की आदत है, एक तो वो विपक्ष को कुछ समझते नहीं है, जो अभी इसमें मेरे से पहले ही बताया उसने कि एक तो मोदी जी को ये विपक्ष को ये चिंदी बराबर समझने की जो टेंडेंसी है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये इस प्रोग्राम, ये जो सारा वहां पे बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है उसका सारा क्रक्स यही है कि आप विपक्ष को नेस्तनाबूद करके लोकतांत्रिक होने का या लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकते, वो झूठ है। तो वो, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि मैं विपक्ष को भी नेस्तनाबूद कर दूं और उसके बाद मैं दावा करूं कि मैं लोकतांत्रिक हूं। तो वो दो चीज आपको नहीं चलेंगी। और देखिए बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो बांग्लादेश में हुआ है उससे बिल्कुल आप डिट्टो हैं। अगर आप एक 1 by 1 करना चाहे ना कंपेयर, तो सब चीजें हमारे यहाँ वही चुनाव आयोग की धांधलियां हैं वहां पे भी, कि चुनाव नतीजे दे रहे हैं 28% पे और उसके बाद आप 42% बता देते हैं मतदान हुआ था। तो ये इस तरीके की जो बातें आप कर रहे हैं सारी आपके, उससे क्या होता है, जनता को लगता है कि यार हम ही मुर्दों का देश है क्या, चलिए हम भी चलते हैं। तो अभी भी उनके पास टाइम है, अपना कोर्स करेक्शन कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं अपने जो है उसको करेक्शंस करने चाहिए। ठीक है संजीव सर, जो बात मीनू जी ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है वो, कि अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, और पीछे जो निकलता वो बातें जो अभी कही कि जो एस जयशंकर जी का जो बयान था उसमें जिस तरीके की बातें हुई क्लियरली है उसमें, और वो बार बार जो हिंदुत्व की बात या हिंदू शब्दों का आना, इतने फंसे हुए भारतीय शब्द का इस्तेमाल ना करना, और जो हम देश में भी देख रहे हैं कि जो गोदी मीडिया है जो बार बार उसी को उकेर रहा है कि इतने मंदिर तोड़ डाले गए, जबकि आप देखिए कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का वक्तव्य थोड़ा सा सदा हुआ है कि भड़कना नहीं चाहिए, भड़काने वाला नहीं होना चाहिए कोई भी हमारा स्टैंड। क्या कहिएगा आप पूरे विषय पर संजीव सर? देखिए, ममता बनर्जी ने संजीव सर जो स्टेटमेंट दिया है वो सबसे बेहतर स्टेटमेंट भी है और बेहतर स्टैंड भी है, लेकिन अभी तक जो सरकार एक्ट कर रही है मोरलेस बेहतर एक्ट कर रही है अब तक के 10 सालों में विदेश नीति पे को लेकर, और इसमें विपक्ष भी उसके साथ है। यह एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आपका एक सबसे मजबूत पड़ोसी देश हिल रहा है और बाकी सब इवन हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाने वाला नेपाल आपके साथ है। ये फैक्ट है, और हम सब बंगाल के बहुत से लोगों के टच में देख भी रहे हैं, जान समझ भी रहे हैं। तो ये फैक्ट है कि वहाँ माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है जो आप लोग कह रहे हैं सुनील सर, और कि जो दूसरे छात्र संगठन है या वहाँ लोकल जो और बहुसंख्यक समुदाय है उसका एक हिस्सा बहुत जगहों पे बचाते हुए भी नजर है, जो आमतौर पे कई बार
कई ऐसे दृश्य आते हैं, खूबसूरत दृश्य होते हैं वो ऐसी स्थितियों में, तो वो भी साथ साथ आ रहा है। तो ना तो पूरी जनता वहां डिस्क्रेडिट नहीं की जा सकती। इस आंदोलन में यदि आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो 25 से 30% लोग इसके समर्थक होंगे, इससे ज्यादा लोग इसके विरोधी हैं। वजह है जो घरों में बैठे हैं अभी, उसकी वजह यह है कि शेख हसीना का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहतर है बांग्लादेश को बनाने में, बांग्लादेश की आर्थिकी को बनाने में। बांग्लादेश के जो फंडामेंटलिस्ट हैं पहले तो उनको बैरक पे भेजा, कंट्रोल में रखा, थोड़ा थोड़ा उनके हाथों में खेल भी गई, ऐसा हुआ। इसीलिए शेख हसीना का पैरेलल किसी से करना होगा तो वो इंदिरा गांधी से ही पैरेलल होगा, एग्जैक्ट इंदिरा गांधी की तरह रहा है। और संयोग से इनके रिश्ते गांधी परिवार से बहुत बेहतर है, आज भी बेहतर हम सब ने देखा है, जैसे सोनिया गांधी और राहुल, क्योंकि वो मुजीब का जो मामला है बहुत सारे इमोशनल धागे भी होते हैं जी। प्रधानमंत्री के इस सरकार के रिजिम में भी बांग्लादेश का बेहतर रिश्ता रहा है। और आप सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री जो भारत का है हिमंता बिस्वा, वो भी ये एडमिट करता है कि हमारे यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में शेख हसीना की बहुत बड़ी भूमिका है, उल्फा को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये चीजें देखनी होंगी। मोदी ने अपने रिश्ते बनाए रखे। सबसे बड़ी बात आज मैं एक जगह पढ़ रहा था कि भारत का यहाँ डिप्लोमेटिक जो स्टैंड होगा, पावरफुल पड़ोसी देश उपमहाद्वीप में, आपको चाइना के बरक्स एक्ट करना है तो आप गवर्नमेंट के को लीड कर रही थी। ठीक उसी बात आपको ये भी देखना है कि जो अगली सरकार आएगी उसके साथ आप होस्टाइल ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये क्रूशियल उसको बना करके रखना है। आप इंटरनल मैटर में बहुत इंटरफेयर कर नहीं सकते। आवाज थोड़ी सी कट रही है संजीव जी आपकी, शायद कुछ इंटरनेट में समस्या लग रहा है मुझको संजीव सर। कुछ तो कैसे ये नजर रहेगा सेटअप, इसको कैसे मुद्दा वो डिस्कस्ड है कि आरक्षण को लेकर के। और ये आवाज मिल रही है? हाँ जी, अभी आवाज मिल रही है जी। हाँ, मिली। तो लेकिन ये डिरेल जी, लेकिन ये आंदोलन बहुत हद तक ऐसे हाथों में चला गया है, डिरेल्ड जो खबरें जिस तरह से आ रही है। मुजीब की तस्वीर तोड़ने से इसका एक संकेत जाता है। जो दक्षिणपंथी जमातें रही हैं, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के बाद बड़ी दुखी रही हैं, वो खास करके जमात इस्लामी फॉर्म में वहां पे अपना उनका से रहा है, तो वो एक्ट कर रहे हैं। एक एनालिसिस में कहीं किसी बंगाली पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, बल्कि गौतम दा को सुन रहा था और उससे मैं सहमत होता हूँ, गौतम लाहरे की बात। तो वो ये कह रहे थे कि ये जो मुजीब वाला मसला है वो ये भी संकेत करता है कि ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं है। जहां कहीं भी ऐसी एंट्री होती है, जो तालिबानों की एंट्री हमने देखी है, तो वो भी एक संकेतक है। जितनी घृणा मुजीब से दूसरी वजहों से है, उसमें एक वजह ये भी है। जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के विरोध में, तो एक बड़ा अच्छा था कि सोशलिस्टों के हाथ में था और जेपी जैसा लीडर था। यहां वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। छात्रों का जो समूह चिट्ठियां जारी कर रहा है वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। चिट्ठियां जारी, ये ऐसा इस आंदोलन का पैरेलल आपको करना है कहीं, तो वो अन्ना आंदोलन से होगा, क्योंकि अन्ना आंदोलन में आरएसएस के फोर्सेस ज्यादा सक्रिय थी। उसके साथ साथ लेफ्ट वाले भी आ गए थे, कुछ लिबरल्स आ गए थे, रवीश कुमार और अन्य लोग उसके जिस तरह से माहौल बना रहे थे उसके पक्ष में, वो सब हुआ था उस पर। लेकिन सेंट्रल फोर्स वो था। यदि कल्पना करिए कि भारत का आकार दिल्ली जितना होता, बांग्लादेश जितना होता, क्योंकि भारत में ऐसा अभी संभव नहीं है, लेकिन दिल्ली जितना होता, तो उसी समय ऐसी क्रांति घट गई होती। और ऐसी क्रांति घट गई होती तो क्या आपको लगता है कि कविता कृष्णन या दीपांकर भट्टाचार्य की चिट्ठियां कोई प्रभावी होती? नहीं होती। ये एक मसला है। मुझे वो बांग्लादेश में, इसलिए मुझे थोड़ा और लगता है खबरें और आने देते हैं जो ऑथेंटिक सोर्सेज से आए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे ये डिरेलमेंट कंट्रोल होता है, ये इसमें जो राइटिस्ट, यदि सच में छात्र आंदोलन का ग्रिप है तो बहुत अच्छा है, उसको देखते हैं किस दिशा में ले जाते हैं।
राइटिस्ट फोर्स है। तो भारत के लिए चिंताजनक ये है कि पाकिस्तान और चाइना का समर्थन यदि बांग्लादेश से जितना, एक तो सरकार प्रो आएगी उनके, उसको कितना कम किया जाए, अपना रिश्ता कितना बेहतर बनाया जाए डिप्लोमेटिक लेवल पर, वो है। अब शेख हसीना केस खत्म हो चुका, अब है जितने दिन है शेल्टर में है, यहाँ से इनको जाना है, अब ये खत्म हुआ, आगे इनको रिलेशन बनाना है। तो डिप्लोमेसी का सबसे मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डिप्लोमेसी का सबसे टेस्टिंग टाइम आया है। ऐसे में सरकार और विपक्ष, हमें अच्छा लग रहा है भारत में पहली बार हैंड इन हैंड काम करते हुए, एक लाइन पे काम करते हुए बेहतर रिस्पॉन्ड कर। संजीव सर। बिल्कुल 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 कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी निकल कर यही आता है, जो चीजें उनके वक्तव्य में आई हैं, कहीं दिखता है कि और कुछ इस स्थिति में जो हो सकता था उसको बनने देने से रोकने के कुछ प्रयास शायद हो सकते थे। क्योंकि खालिदा जी हमारे, ये माफ कीजिएगा, जो शेख हसीना है, उन्होंने हमारे लिए काफी कुछ, जो आपने बात कही, सभी पूर्व के वक्ताओं ने कही कि ज्यादा फ्रूटफुल थी बनस्पत जो अब आने वाले हैं। मनोरमा जी, जो दूरगामी परिणाम बहुत सारे सुनिश्चित हैं, और हैंडलिंग अब कैसे हो, ये कुछ चीजें तो बोली हैं, और जो छूटता दिखता हो, क्या एड ऑन कीजिएगा आप मनोरमा जी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हो गया। तो मुझसे पहले काफी कुछ चारों वक्ताओं ने कह दिया है, चाहे सुनील शुक्ला सर हो, सुधीर सक्सेना सर हो, या मीनू जैन हो, या संजीव जी। इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो मतलब कि मतलब दूरगामी असर और भारत के संदर्भ में जो चुनौतियां हैं, इन सब की बातें जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे सुधीर सक्सेना सर ने अरब स्प्रिंग का जिक्र किया, और उसके बाद जो तमाम अरब आइडेंटिटी के देश है, वहां पे अनस्टेबल गवर्नमेंट या फिर एक ऐसा डिस्टर्ब क्षेत्र जहां पर कोई भी डेफिनेट कोई मतलब स्ट्रक्चर जो है वो शासन नहीं है, इस तरह के हालात हमने देखे। तो उस वक्त में तो लोग बहुत ही उसके प्रभाव में आए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो हालात क्या, और उसमें भी तब दो देशों को हम उस तरह से हेजेमनी लेते हुए देखते हैं, चाहे वो इजराइल हो, अरब आइडेंटिटी की बात करते हैं, और टर्की हो, और बाकी चाहे आप ईरान देख लें, चाहे इराक देख लें, चाहे आप तमाम देशों को देख लें, किस तरह से है। तो ये एक बड़ा लेसन है, तब जबकि हम जान रहे थे कि बांग्लादेश किस तरह से फंडामेंटलिस्ट्स के हाथ से निकला है, एक सेक्युलर कंट्री भी नहीं था, मतलब शुरू में शामिल किया गया था, उसको कैसे हटा करके फिर से जोड़ा गया था, और 2015 में किस प्रयास से शेख हसीना ने इसको एक सेक्युलर कंट्री के रूप में, जो न्यूट्रलिटी ऑफ रिलीजन के नाम से जाना जाता है, इस तरह से उसको स्टैब्लिश किया। तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरी एक और जो घटना है, जो अमेरिका ने सीधे सीधे वीजा जो है वो रद्द कर दिया, तो आप इसको इस तरह से भी देखिए। और इधर ये बात हो रही है कि लंदन ने आने से मना कर दिया है, तो लंदन का आका जो है वो अमेरिका है। तो आप ये समझ रहे, अब कौन सा यूरोपीय देश ऐसा है जो शेख हसीना को शरण देगा? तो ये आप इन तमाम चीजों को सामने रख सकते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी स्टैंड से पूरी तरह से सहमति है, बल्कि तारीफ करने का मन है, और ये भी है कि नोइंगली अननोइंगली उन्होंने भारत की विदेश नीति की जो विरासत रही है उसको स्वीकार किया है। चाहे इससे पहले जो 22 जून को शेख हसीना भारत में आई थी, तब भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शेख हसीना का स्वागत किया था, बांग्लादेश की प्रगतिशील मित्र देश और इस तरह से तमाम जो चीजें, और उसको लेकर के उन्होंने बहुत तारीफ की थी। तो एक हमारी लंबी विरासत है जो बांग्लादेश के गठन से शुरू होकर के यहाँ तक आती है। तो जनदाता ही हम है, जनदाता ही हम है बांग्लादेश। तो यही कह रहे हैं, तो वहां के जन से शुरू होता है। तो उस विरासत को, चाहे आप आपका अप्रोच यहाँ भी गांधी को गाली देना, उनकी मूर्ति तोड़ने, उनकी मूर्ति पे गोली चलवाने का, नेहरू के साथ इस तरह का करने का रहे, जो कि आपके ही काउंटर पार्ट जो उस तरह के लोग हैं, वो उन्होंने कल जो ये दृश्य, जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें बहुत बुरा लगा होगा कि मुजीबुर रहमान की मूर्ति को किस तरह से आपका गुस्सा शेख हसीना से हो सकता था, लेकिन इस तथ्य को तो कोई नहीं बदल सकता था कि वो जो है बांग्लादेश के जो संस्थापक रहे हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो वो उस एक फादर फिगर के साथ उस तरह का जो है, तो ये कोर में इधर भी है। लेकिन इसके बावजूद भी, और बल्कि ये भी बहुत मुझे हैरानी हुई कि एस जयशंकर ने ये भी कहा कि इस पूरे आंदोलन को किया ही गया था शेख हसीना को हटाने के लिए।
तो ये एक जो बयान है जयशंकर का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए, उन्होंने सदन में, दोनों सदन में ये बात कहा है। तो यानी कि ये तमाम चीजें जो लोग बहुत क्रांति से वो हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने उनकी जो वो उस हैंडल नहीं कर पाई प्रॉपरली, लेकिन ये भी देखिए उसके पीछे एक तो वो भी है कि जब उन्होंने स्क्रैप कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब उन्होंने उसको खत्म करने की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस जो है उस फैसले को वो कर दिया। ये है कि 19 करोड़ के लगभग में पॉपुलेशन है बांग्लादेश एक छोटा सा देश है। भारत और बांग्लादेश की तुलना नहीं हो सकती, बल्कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ भी भारत की तुलना नहीं हो सकती। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, ठीक है। भारत को हैंडल करना और भारत की स्थितियां जो है तमाम देशों से अलग है। अमेरिका भी आए तो मेरे को लगता है मुंह बांधेगा यहाँ पर, तमाम महाशक्ति होने के बावजूद भी भारत इतना डाइवर्स है और इतना ज्यादा यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी संख्या करोड़ों में ठहरती है। अगर किसी बात पे हाँ करने वाले लोग भी करोड़ में हैं तो किसी बात पे ना करने वाले लोग भी करोड़ में हैं। तो ये पावर है यहाँ पे लोगों का। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारत को हमेशा अलग करती हैं, और जो भारत के बुनियाद में है लोकतांत्रिक मूल्य, ये सारा चीज रहा है। हाँ, चिंता की बात तो है ही कि एक मित्र देश, एक उसको डिस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, और सदन में आपके विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि उनको हटाने के लिए ऐसा किया गया है। आप देख रहे हैं कि तुरंत अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया, लंदन को आने को मना कर रहा है, कौन सा यूरोपीय देश। और इसमें सबसे ज्यादा फिर यहाँ पर आती है मोहम्मद यूनिस की जो है, और वो ये कह रहे हैं कि वो दुखी है इस बात से कि भारत इसको आंतरिक मामला क्यों कह रहा है, भारत हमें इस तरह से क्यों। अब आप जिनकी बात की जा रही कि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिनके और जिन पर 200 से ज्यादा मुकदमे किए गए, जो एक एस.के. सिन्हा जो कि वहां के चीफ जस्टिस थे, उन पर मुकदमा, और ये दो लोगों का भी एक बड़ा रोल, जिनके पीछे पूरा बांग्लादेश की जनता का समर्थन था, और जो बांग्लादेश की प्रबुद्ध जनता है उनको शेख हसीना का ये जो स्टैंड है कि राजनीति प्रेरित कार्रवाई इन दो लोगों के लिए की गई, इसमें सबसे बड़ी भूमिका मोहम्मद यूनुस, जो अभी सामने भी आ रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों की जो है पसंद है कार्यवाहक या जो भी है अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पे। लेकिन फिर वो बोल रहे हैं कि भारत इसको आंतरिक मामला क्यों कह रहा है बांग्लादेश का। क्या आप बगल में आपके किसी भाई के घर में आग लगी हो तो आप ऐसा कहेंगे? तो इस बयान पर भी, मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर भी गौर करने की जरूरत है। बाकी चीजें तमाम अभी राजनीतिक घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहा है तो हम वो भी देखेंगे। हाँ, भारत ने एक मैच्योर स्टैंड और अपनी जो विदेश नीति है उसकी विरासत को आगे बढ़ते उठा है, तो हम अपने देश में इस चीज को लेकर संयत हैं। और इसमें अगर सबसे खराब बयान किसी का आया है तो भाजपा के सुधेंद्र, क्या नाम है उनका, जो पश्चिम बंगाल के जो शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान सबसे खराब इसमें आया है, जो उन्होंने कहा है कि मतलब इतने लोग जो हैं वो भारत में इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे और इस तरह की तमाम चीजें हैं। तो ये थोड़ा बढ़ाने वाला है। बाकी और एक और चीज है जो जिसकी बात लोग करें कि नहीं स्ट्रक्चर्ड है और ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे कि क्रांति का एक जो छात्रों का एक सेगमेंट जो क्रांतिकारी और वो माना जा रहा है, जो रक्षा भी कर रहा है तमाम हिंदू, 27 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की हुई है, कई जगह हमले हुए, उनके दुकानों को लूटा गया, ये सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसके साथ में ये है कि आप जो एक वीडियो संसद भंग करने के लिए आया कि 3 बजे तक संसद भंग हो जानी चाहिए, वो एक दूसरा ग्रुप था और ये एक दूसरा ग्रुप है जो इस तरह से रक्षा कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये सब तमाम चीजें ये भी है। तो ये एक अराजक स्थिति की तरफ भी इशारा कर रहा है और साथ में कहीं किसी और जगह से इसको हवा मिलने और इन सब की तरफ भी इशारा कर रहा है कि तमाम। और अगर में ऐसे सच में एक स्थायी अंतरिम सरकार का गठन नहीं होता है, कोई वो नहीं आता, तो निश्चित रूप से भारत के लिए, जो भारत का जो उत्तर पूर्व का इलाका है, भारत की बहुत लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, वो भी कई जगह पे पोरस सीमा है, जिगजैग करके पूरा सुंदरबन का इलाका है, तमाम जगह है जहां पर आप तुरंत बांग्लादेश में हो सकते हैं, तुरंत भारत में हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हैं जो कि कंसर्न का विषय है। और उसके साथ जो है वो ISI और इन सब की एंट्री, इन तमाम चीजें, या अमेरिका को है जिसकी वजह की खुंदक की वजह रही है कि अमेरिका से लगातार शेख हसीना लोहा लेती रही है, जिसकी वजह से आज जो है ये हालात, इसके तरफ भी इशारा। और जब इन्होंने कहा, जयशंकर ने कहा है, तो ये इशारों में उन्होंने ये बात कह दी। बिल्कुल कई चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन अभी भी हमारी चुनौतियां बहुत सारी हैं। हमारी 5 राज्य हैं, 4000 किलोमीटर से ज्यादा का जो है सीमा क्षेत्र है,
अब सवाल यही है, अंतिम सवाल मैं करूंगा, सभी से पूछना चाहूंगा। अब ये भी है कि खालिदा जिया आती हैं, वो आर्मी चीफ तो अभी सलाहकार के तौर पर आ गए, अंतरिम सरकार में प्रमुख सलाहकार होंगे या और कोई होता है, और हमें संबंध तो हमारे जो थे या जो बाकी बनाए रखने वाली स्थिति होती पड़ी, संबंध तोड़े तो नहीं जा सकते यदि वो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर वहां से इस्तीफा देकर निकल गई हैं, चली आई हैं। तो इन सब के बीच जो बहुत सारी चुनौतियां अभी भी हैं, इसको हैंडल कैसे किया जाए, कैसे क्या कुछ चातुर्यता दिखाई जानी चाहिए, इस पर सभी की छोटी छोटी टिप्पणी। मैं सुनील सर आपसे स्टार्ट करूं। देखिए संजीव जी, मैंने सुनील सर से कहा। सुनील सर, हाँ, पहली चीज तो यह कि हमारे कूटनीति में इस बात का संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम वहां की जनता के खिलाफ हैं, हम उस जनता के विपक्ष में खड़े हैं। दूसरी चीज, मेरा अपना ये मानना है कि अगर इस आंदोलन को ये माना जाए कि चीन और पाकिस्तान ने इसको प्रेरित किया है, तो ये वहां के आंदोलनकारियों को बहुत कमतर आंकना है। अभी भी मेरी अपनी समझ है कि बीएनपी या जमात की वो भूमिका वहां नहीं है, जितनी बड़ी भूमिका, निर्णायक भूमिका और ताकतवर भूमिका वहां स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के जो संगठन है उसका है। कोई भी बड़ा आंदोलन होता है तो आप उस आंदोलन को आप एक लाइन में नहीं ले जा सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह घटनाएं करते हैं। तो अगर वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, अगर वहां हमले अगर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आंदोलनकारी कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का एजेंडा ये नहीं है। यह वो तत्व हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते होंगे या हाईजैक करना चाहते होंगे, जो पोलराइजेशन चाहते हो। आंदोलनकारियों ने साफ साफ कहा है कि वह बीएनपी की भूमिका नहीं चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतरिम सरकार में वो जमात की उपस्थिति नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अवामी लीग की उपस्थिति नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि नया चुनाव हो, संसद भंग। अभी साथ खबर आई है कि संसद भंग हो गई है, वहां राष्ट्रपति ने दिया। अब चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो और एक चुनी हुई सरकार सत्ता में। इन विद्यार्थियों ने और बांग्लादेश ने मार्शल लॉ के खिलाफ, सैनिक शासन के खिलाफ, लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। जियाउर रहमान का शासन आप याद कर लीजिए, बेगम जिया का शासन याद कर लीजिए, मेजर जनरल इरशाद का शासन याद कर लीजिए, यहाँ तक कि अभी जो स्थिति बनी खालिदा जिया की, बेगम खालिदा की, अरे अवामी लीग खालिदा जिया, जिसमें उन्होंने अपने सिविल सोसाइटी पे हमले किए, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमले किए, उसका एक परिणाम। लोगों के मन में आप लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके, लोकतांत्रिक मूल्यों को दबा करके आप लंबे समय तक नहीं रह सकते, संभव नहीं है ये। और ये जो तरीका अपनाया खालिदा ने, उसका ही परिणाम है। और एक लंबा इतिहास है बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने इन तमाम तत्वों के खिलाफ संघर्ष किया और वो कभी भी, मेरा अपना मानना यह है कि मार्शल लॉ को स्वीकार नहीं करेंगे। मार्शल लॉ के खिलाफ इसी बांग्लादेश में कितना बड़ा संघर्ष हुआ, जनरल जियाउर रहमान के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन चला था, और उसी संघर्ष का परिणाम था कि अवामी लीग सत्ता में आई और बेगम जिया सर्वाधिक बदनाम और अलोकप्रिय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों में शामिल हो गई। जनरल इरशाद की पार्टी एकदम खत्म हो गई, कोई पूछने वाला उनको नहीं है, कोई जन समर्थन वहां नहीं है। ये दोनों लोग बड़ी बड़ी पार्टियां बना करके वहां राज करना चाहते थे। तो आप आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि जो आंदोलनकारी हैं वह भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास कर रहे हैं, वह भी कट्टरपंथियों या उग्रवादी ताकतों के साथ या दक्षिणपंथी ताकतों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका भी कहना है कि चुनी हुई सरकार आवे और वह ऐसी सरकार आवे जिसमें जन विश्वास हो। भारत के सामने केवल चुनौती है कि उसको खालिदा जिया के साथ जो इसके संबंध रहे हैं, इस सरकार के नेताओं के, चाहे विपक्ष के नेताओं के, उसका भी ध्यान रखना है और वहां की जनता के साथ खड़ा होता हुआ भी दिखाई पड़ना है। अगर आप जनता के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, वो शेख हसीना की बात थी, नाम कंफ्यूजन था थोड़ा सा। जी सुधीर सर। जी जी, आपने अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आई अब? जी हाँ, जी हाँ, देखिए अभी सुनील जी ने कुछ बातें कही, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
छात्रों का स्वयं स्फूर्त आंदोलन था, उसके तहत एक ऐसी महिला को इस्तीफा देना पड़ा जो अधिनायकवाद के रास्ते पर थी। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद बंग बंधु की प्रतिमा के साथ, बांग्लादेश के संस्थापक के साथ जो सलूक किया गया, उनकी प्रतिमा के साथ, उनके दफ्तर के साथ, उनके म्यूजियम के साथ, मुझे लगता है कि वो बहुत चिंतनीय है। अगर भारतवर्ष में महात्मा गांधी के साथ, या वियतनाम में हो ची मिन्ह के साथ, या चीन में माओ जेदुंग के साथ, या रूस में लेनिन के साथ, या फलस्तीन में यासर अराफात के साथ, या मिस्र में गमाल अब्दुल नासिर के साथ ऐसा सलूक होता है, तो यकीनन ये चिंतनीय है। वो हमारी नई पीढ़ी के दिग्भ्रमित होने का सीधा सीधा प्रमाण है, और इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचित कराने में विफल रहे हैं। ये निश्चित ही भारत के लिए बहुत कूटनीतिक चातुर्य की घड़ी है। और अगर हमारे विदेश मंत्री यह कहते हैं शेख हसीना वाजिद से 1 घंटे की बातचीत के बाद कि भारत ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया है या आश्वस्त किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में दिया गया बयान है, और ये वहां के आंदोलनकारियों और अभी जो वहां संस्थाएं कार्यरत हैं उनके प्रति भारत के मन में कहीं ना कहीं एक खटास पैदा करेगा। निश्चित ही वहां जो कुछ भी हुआ है वो अधिनायकवाद के खिलाफ एक संकेत है, और दमन, उत्पीड़न, चुनावी धांधली, मतभेद, बेईमानी, इन सारी चीजों के खिलाफ एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत देता है। और लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सिर्फ आंदोलन बड़ी बात नहीं है, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है यह ज्यादा बड़ी बात है। आप यूगोस्लाविया को याद कीजिए, टीटो के जाने के बाद यूगोस्लाविया का क्या हश्र हुआ। तो जिन देशों में अगर आंदोलन सही हाथों में नहीं है तो आंदोलन का क्या हश्र होता है, ये आप कई जगह देख रहे हैं। भारतवर्ष में भी उसका कहीं ना कहीं आंशिक प्रभाव हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन का फायदा किन ताकतों ने उठाया और किस तरह से वो सत्ता में आए, और उन्होंने सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, मूल्यों को और तमाम चीजों को जिस तरीके से वो क्रमशः किस्त दर किस्त नष्ट कर रहे हैं वो हमारे सामने है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सदाशयी हमें होना चाहिए, और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली या जमहूरियत न सिर्फ भारत बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व के हित में है। हमें कामना करनी चाहिए कि बांग्लादेश इस घटाटोप से बाहर आएगा और वहाँ पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे और निर्वाचित सरकार बहाल होगी, आएगी, और जो भारत के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध रखेगी। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ चुनाव होना चाहिए और एक अच्छी सरकार आनी चाहिए। मीनू जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो जो आपने पूछा भाई क्या होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का रुख, तो हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये हो कि ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है उसको अपनी घरेलू वोट बैंक राजनीति की फसल जो है उसकी खाद ना बनाए, उसकी खाद की तरह इस्तेमाल ना करें। उसके लिए सबसे पहला काम ये करना होगा कि स्टूडेंट लीडर्स ने, जो मोहम्मद यूनिस नोबेल लॉरिएट, नोबेल पुरस्कार विजेता जो अर्थशास्त्री हैं, उनको कहा है कि वो बनेंगे इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार बन रही है उसके चीफ उनको बनाया जाए, और बाकी उन्होंने पूरी चॉइस दी है। तो यहाँ क्या शुरू हो गया है आपके ट्रोल्स का काम कि उन्होंने मोहम्मद यूनिस को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया अभी से ही। तो अगर आप अभी से ही, वो अभी चीफ एडवाइजर बने नहीं है, और देखिए उन्हीं की देखरेख में अगर हुए चुनाव तो चुनाव होंगे, और अगर नहीं हुए तो कितने भी अनिश्चितकालीन समय तक वो वहां के प्रधानमंत्री रह सकते हैं। तो उस दौरान तो जिस व्यक्ति को आपके यहाँ ट्रोलिंग हो रही है, देखिए आज ये इंटरनेट का जमाना है और सब जगह सब बात जा रही है, सब पढ़ रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है। तो वो चीज अगर आप उनकी ट्रोलिंग इस तरीके से करेंगे तो ये सरकार क्या उम्मीद रखती है। मतलब अब देखिए इस वक्त हमारे सारे पड़ोसी देश दुश्मन हैं। आपका नेपाल ले लीजिए, मालदीव्स ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बर्मा, मतलब कौन से कंट्री से हमारे अच्छे संबंध है, चाइना है, कोई कंट्री से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। एक ये बचा था बांग्लादेश, और यहाँ आपने नई सरकार बदली भी है। अगर देखिए सरकार बदलना या ना बदलना उनका आंतरिक मामला है, ठीक है, लेकिन आप उसमें अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेव करके चलिए, लेकिन इतना भी इंडल्ज मत हो जाइए कि आप उनका जो वहाँ स्टूडेंट्स जो कि इंस्ट्रूमेंटल है इस चेंज को लाने में, उन्होंने जो चॉइस की है उसी को ट्रोल करना शुरू कर दे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स वो वही काबिज रहेंगे। उन्होंने आर्मी के ऊपर जाके अपनी विश ये इम्पोज की है कि नहीं, हम ये मोहम्मद यूनिस का नाम प्रपोज करते हैं,
और उसको मान लिया गया है। वो पेरिस में है इस वक्त, पेरिस में है, वहां से लौट के आएंगे तो वो टेक ओवर करेंगे, मतलब या जो भी कुछ होगा वो बनेंगे प्रधानमंत्री। तो ये चीज को समझना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो उनको स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर करना चाहिए अगर वो खुद को विश्व गुरु की तरह स्थापित करना चाहते हैं। मतलब यहाँ तक हो गया है अभी जो ट्रोल आर्मी का कि उन्होंने नोबेल प्राइज को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, जबकि मोदी जी बहुत बड़े एस्पिरेंट हैं, दावेदार हैं और इच्छुक हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिले। और आपके मतलब आप इतने अंधे हैं अंध विरोध में कि मतलब कुछ भी, मतलब इतना तो ध्यान रखिए ना। और जो ये जो डिप्लोमेसी है, विदेश नीति, उनको सरकार के ऊपर ही रहने दीजिए, कर लेंगे वो लोग हैंडल, जैसे भी करेंगे। सबको, हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना उसको। जी जी। तो एटलीस्ट नया प्रधानमंत्री को आने तक उसको बैठने दीजिए, उसके बाद कर लेना ट्रोल। लेकिन वहां शुरू हो गई है तो उस चीज पे लगाम लगा। जी बिल्कुल, धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, धैर्य छोड़े दे रहे हैं वो। जी संजीव सर, छोटी छोटी टिप्पणी आपकी और फिर मैं मनोमय जी पर। जी संजीव सर, इसी धैर्य की बेहद जरूरत है। आंतरिक तौर पे भी कोई होमोजेनाइज्ड फैक्टर और एक्टर वहाँ काम नहीं कर रहा है, उसी तरह से इंटरनेशनली भी कोई होमोजेनाइज्ड फैक्टर और एक्टर काम, कई सारे इंटरेस्ट काम कर रहे हैं वहाँ पे। भारत की जो मुख्य भूमिका हो वो ये कि एक उपमहाद्वीप के ताकत के तौर पे, बांग्लादेश के बड़े भाई के तौर पे, 71 से जो चली आ रही नीति है बांग्लादेश के मामले में, उस नीति की कंटिन्यूटी के तौर पे पहले तो वहाँ लोकतंत्र की बहाली के मामले में जितना ज्यादा भूमिका निभा सकता है वो भूमिका निभाए, और दूसरा रिस्ट्रेन करे किसी तरह से। जो सरकार है जिसकी सत्ता में, वो कम से कम अपने बड़बोले नेताओं को रोके किसी भी तरह के स्टेटमेंट देने से, जो ममता बनर्जी कह रही है। ये भूमिकाएं हैं, अंदर भी कंट्रोल करना होगा और बाहर भी। बहुत क्रूशियल चुनौती भारत के सामने है। अदरवाइज अंतिम दौर तक इंदिरा गांधी कोई हस्तक्षेप 1971 में नहीं करना चाहती थी। जब स्थितियां ऐसी बन गई तो हमने देखा कि इस उपमहाद्वीप का नक्शा बदल गया। तो इसलिए उसी कंटिन्यूटी में सोचना और काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धैर्यता और गंभीरता के साथ। बिल्कुल अंतिम छोटी सी टिप्पणी आपकी मनोरमा जी। जी बिल्कुल, ये तलवार की धार पे एक तरह से चलने का भी है, हाँ है। और तब जबकि शेख हसीना को लेकर के लगातार जब उन्होंने संपर्क में थी और उन्होंने कहा क्या मैं कुछ समय के लिए भारत आ सकती हूँ, सीधे सीधे विदेश मंत्रालय संपर्क में था, और ठीक उनके आने के बाद जो है ढाका एयरपोर्ट को बंद भी कर दिया गया, तो समझ सकते हैं। और उसके बाद मैं तमाम कमेंट से गुजर रही थी जो बांग्लादेश के समाचार या उसमें थे, तो जो इनके विरोध में थे वो तमाम लोग जो है भारत के एजेंट कह रहे हैं इसको, इनको शेख हसीना को। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक जो शेख हसीना के प्रति जिनका आक्रोश है वो उनको भारत के एजेंट के तौर पर देख रहा, और अभी जब उन्होंने भारत में शरण लिए तो और ये पुख्ता तौर पे कहा जा रहा, और खास तौर पे वो लोग जो रेडिकल हैं उस तरह के, उनको शेख हसीना के बहुत सारे ना सिर्फ जो राजनीतिक फैसले रहे, चाहे वो इस मामले का रहा हो, कुछ भ्रष्टाचार के मामले रहे हो, मोहम्मद यूनुस को जो है फ्रेम करना रहा हो, या फिर एसके सिन्हा को हटाया जा रहा हो, उनपे भी कई सारे मामले रहे हो जो कि बहुत लगातार सुधार के करते रहे, और कई सारे फैसले लिए जो अल्पसंख्यकों से लेकर के तमाम जो मामलों में बांग्लादेश को बहुत हासिल हुआ, बांग्लादेश के एक लोकतांत्रिक प्रगतिशील स्टेट के रूप में। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इन सब को लेकर के इस तरह के बयान हम देख रहे हैं कि चाहे वो इस्लाम विरोधी उनको कहा जा रहा हो, चाहे वो भारत के एजेंट के तौर पर। तो ये चीजें हैं, और इसके साथ में हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि जो अंतरिम सरकार बन रही उसका एस्पिरेशन भी देख रहे हैं कि वो भारत से, अगर हम मोहम्मद यूनुस के ही बयान को उसको देखते हैं तो एक वो मतलब ये चाह रहे हैं कि भारत वैसे ही रहे, भले बांग्लादेश के हालात बदल गए हो, राजनीतिक हालात बदल गए हो, लेकिन भारत और बांग्लादेश में जो वो है तार, वो उनके इस बयान से ये जरूर समझा जा सकता है कि है। और तब जबकि उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, खास तौर पे वो वाला जो हिस्सा है, जो प्रगतिशील हिस्सा है, जो इस चुनाव में छात्रों का वो धड़ा जो है, वो मोहम्मद यूनुस एक बहुत ही लोकप्रिय फिगर के रूप में उनके बीच में है। तो इन दोनों के बीच में कहीं जो है वो भारत को अपनी जो है राजनीति, रणनीति, कूटनीति तय करना है, जहां पर सभी ने कहा है कि वो बांग्लादेश की जनता, वहां की आवाम
उनके साथ भी रहे, उनके फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर के एक जो है उनका साफ नजरिया वो भी रहे। अल्पसंख्यकों को लेकर के भी जो बयान अभी बहुत बैलेंस दिया है जयशंकर ने, ये कहा है उन्होंने कि हमले की भी खबर है लेकिन साथ में खड़े होने वाले लोगों की भी खबर है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, तो एक तरह से उस जनता को अप्रिसिएट किया है जो अल्पसंख्यकों के साथ लगातार जो है उनके उसमें बनी हुई है। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि ये तलवार की धार पे चलने जैसा है और उसको संतुलन जो साधना वो अपने आप में ये देखना होगा कि यही मोदी सरकार मतलब संजीव सर, मोदी जी अपने दूसरे मोदी को वहां ना पनपने दे बांग्लादेश में, बहुत जरूरी। बांग्लादेश दूसरा मोदी उधर पनप गया तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, संतुलित रहने और एक जो संयमित रहने की आवश्यकता है। बहुत एक अच्छी चर्चा सुनील सर, सुधीर सर, संजीव जी, मीनू जी और मनोरमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही निकल कर आता है कि जो नाजुक वक्त है और उस नाजुक वक्त में हमें अपना कौशल दिखाना होगा और बहुत धैर्य के साथ, धीरता के साथ इस मसले पर आगे कदम बढ़ाना होगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन जरा ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।